हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2022 के मंथली करंट अफेयर्स को। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टडी कर को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, बेल आइकॉन जरूर दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को अपने नए सदस्य के रूप में शामिल किया है? यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो जवाब है दोस्तों इसका मिस्र या इजिप्ट। मिस्र को हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं, तो इजिप्ट शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। दोस्तों, अब हम बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा उनके नाम। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और इजिप्ट। तो ये देश शामिल हैं इस बैंक में और इसका फॉर्मेशन हुआ था जुलाई 2015 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई, चाइना में। दोस्तों, जो ब्रिक्स देश हैं जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका आते हैं, तो इन देशों ने मिलकर ही 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हाल ही में वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल बनी है? उत्तर होगा इसका असम। यानी असम की पहली महिला इंस्पेक्टर जनरल कौन बनी है? वायलेट बरुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं और इन्हें 2012 में सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक से भी सम्मानित किया गया था। बात आई है असम की, तो असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्वा शर्मा है। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी हैं। और राजधानी क्या है दोस्तों? दिसपुर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है? जवाब है इसका चाइना। यानी चाइना ने अभी हाल ही में विश्व की सबसे लंबी मेट्रो लाइन शुरू की है। किस शहर में शुरू की है दोस्तों? संघाई में। और अगर हम बात करें संघाई की, तो संघाई में कुल मेट्रो नेटवर्क की जो लंबाई है वो है 831 किलोमीटर, जो कि विश्व का सबसे लंबा नेटवर्क है। दोस्तों, संघाई में 20 मेट्रो लाइनें हैं और 508 स्टेशन है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी ने किस भाषा के लिए दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना है? आंसर है हिंदी। यानी हिंदी का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है 2021 का, वो किसे दिया गया है? दया प्रकाश सिन्हा को। किस उपन्यास के लिए दोस्तों? तो याद रखिएगा, सम्राट अशोक। ठीक है दोस्तों, जो सम्राट अशोक नामक उपन्यास था इनका, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है? तो इसका जवाब है जापान। यानी जापान ने अभी हाल ही में विश्व का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया है। दोस्तों, डुअल मोड वाहन क्या होता है, इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा कि ऐसा वाहन जो कि सड़क पे भी चल सके और पटरी पर भी चल सके। ठीक है, इसमें टायर भी लगे हुए हैं और स्टील के पहिए भी लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये रेल की पटरियों पर भी चल सकता है और इसके अलावा ये रोड पर भी चल सकता है। तो इस प्रकार का पहला वाहन किस देश ने लॉन्च किया है? जापान ने लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो वाहन है वह एक मिनी बस के जैसा दिखता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीत लिया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब है दोस्तों भारत। यानी अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, ये जो एशिया कप है, ये क्रिकेट का एशिया कप है, तो इसको किसने जीता है? टीम इंडिया ने जीता है और 8वीं बार जीता है। ठीक है दोस्तों, जो कि अब तक का एक रिकॉर्ड है। और अगर हम बात करें दोस्तों, तो भारत ने अंडर 19 एशिया कप 2021 के फाइनल में किस देश को हराया है? श्रीलंका को हराया है। कितने विकेट से? 9 विकेट से। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि भारत ने 8 बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, देश की पहली कागज रहित अदालत कौन बन गई है? तो दोस्तों, इसका आंसर है केरल हाईकोर्ट। यानी पेपरलेस हाईकोर्ट या पेपरलेस अदालत कौन सी बनी है? केरल हाईकोर्ट। तो दोस्तों, केरल हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, यानी अब इसमें पेपर का उपयोग नहीं होता है, सब चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार की जो अदालत है वो केरल हाईकोर्ट हो गई है, लेकिन पूरी तरह से नहीं है। इसका जो एक ऑफिस है वो हुआ है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया है?
तो रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? विनय कुमार त्रिपाठी। कौन बने हैं दोस्तों? विनय कुमार त्रिपाठी। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? सुनीत शर्मा का। किसका दोस्तों? सुनीत शर्मा का इन्होंने स्थान लिया है। और अब जो विनय कुमार त्रिपाठी हैं वो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अगले 6 माह के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ की अध्यक्षता संभाली है? तो इसका जवाब है फ्रांस। यानी दोस्तों यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता जो है वो किसने संभाली है? फ्रांस ने संभाली है। तो याद रखिएगा कि यूरोपीय यूनियन की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, डीआरडीओ ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों ये मनाया है 1 जनवरी 2022 को। तो दोस्तों 1 जनवरी 2022 को डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा स्थापना दिवस दोस्तों? 64वां स्थापना दिवस। तो मोस्ट पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा कि डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। अब डीआरडीओ का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाली एक संस्था होती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के द्वारा किस शहर में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय या स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है? तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहां पर खोली जाएगी दोस्तों? तो इसका जवाब है मेरठ में। और मेरठ कहां है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। दोस्तों इसका निर्माण लगभग 700 करोड़ रुपए में किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेजर ध्यानचंद की याद में रखा गया है, क्योंकि दोस्तों मेजर ध्यानचंद ने कुछ समय यानी अपने जीवन का कुछ समय मेरठ में बिताया था, तो उसी को याद में रखते हुए इस विश्वविद्यालय को बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है और उन्होंने अपना पदभार संभाला है? तो इसका जवाब है सोमा शंकर प्रसाद। यानी सोमा शंकर प्रसाद यूको बैंक के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सोमा शंकर प्रसाद को आप याद रखिएगा कि वो यूको बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। दोस्तों बात करें यूको बैंक की, तो यह भारत का एक प्रमुख बैंक है और इसका मुख्यालय है कोलकाता में। ठीक है, आरबीआई ने एक बयान में बताया है कि यूको बैंक के विभिन्न कार्य मानदंडों में सुधार आया है और साल 1943 में स्थापित यूको बैंक एक वाणिज्यिक बैंक है, यानी इसकी स्थापना 1943 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्र मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका जवाब है दोस्तों हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश भारत का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्र मुक्त यानी धुआं मुक्त राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, यह सब हुआ है उज्ज्वला योजना और गृहिणी सुविधा योजना के कारण। तो दोस्तों जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो हिमाचल प्रदेश है वो एलपीजी सक्षम और धूम्र मुक्त राज्य बन गया है। बात आई दोस्तों उज्ज्वला योजना की। तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 से बलिया उत्तर प्रदेश से हुई थी, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने हाल ही में किस शहर में भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका जवाब होगा हैदराबाद में। यानी हैदराबाद में जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय स्थापित किया है। तो दोस्तों ये जो संग्रहालय है इसमें कुछ रॉक यानी चट्टानें रखी गई हैं और उनमें उन बातों को लिखा गया है जिनको लोग बहुत कम जानते हैं, यानी जिनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है, उसमें वो बातें लिखी गई हैं। तो याद रखिएगा कि ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ खोला गया है? हैदराबाद में खोला गया है। उद्घाटन किसने किया था? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मैनपुर सैनिक स्कूल का नाम देश के पहले सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो इसका जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मैनपुर सैनिक स्कूल है उसका नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? जनरल बिपिन रावत के नाम पर।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। तो इन्हीं दोस्तों जनरल बिपिन रावत की याद में इस स्कूल का नाम रखा गया है, याद रखिएगा। जनरल बिपिन रावत की 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हेलीकॉप्टर क्रॉस हुआ था, तो उसमें उनका निधन हो गया था, तो उन्हीं की याद में ये स्कूल का नाम बदला गया है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने हाल ही में क्रिकेटर सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है? तो दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसने सैफाली वर्मा को अपना ब्रांड एंडोर्सर नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि जो सैफाली वर्मा है यह एक क्रिकेटर हैं और इन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया गया है। और सैफाली वर्मा T20 क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं। ये इनके बारे में एक और पॉइंट नोट करिएगा। अगला प्रश्न है, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दोस्तों जयंत घोषाल के द्वारा। किसके द्वारा? जयंत घोषाल के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ममता बियॉन्ड 2021। ठीक है, और इस पुस्तक में ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं की जीवन यात्रा लिखी गई है। और इसमें यह भी बताया गया है कि ममता बनर्जी ने खुद को बंगाल की बेटी के रूप में किस प्रकार से पेश किया है और उन्होंने 2021 का चुनाव किस प्रकार से जीता है। तो इन सभी बातों को बताया गया है ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक में। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? यानी जो खेलो इंडिया गेम्स हैं तो 2023 की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? आंसर होगा इसका मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में होंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 में। ठीक है दोस्तों, और अगर बात करें मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की तो वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान है और मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। और दोस्तों याद रखिएगा कि जो खेलो इंडिया गेम्स है इसका जो फर्स्ट इवेंट हुआ था ये 2018 में हुआ था और ये एनुअल इवेंट है, यानी हर साल होने वाला इवेंट है। तो 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? मध्य प्रदेश करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, हैतम अलघिस को किस संगठन का नया महासचिव नियुक्त किया गया है? तो जो दोस्तों हैतम अलघिस हैं उन्हें ओपेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। यानी ओपेक एक संगठन है तो उसका महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हैतम अलघिस को। दोस्तों ओपेक की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1960 में और यह एक संगठन है ऐसे देशों का जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं। तो दोस्तों 13 ऐसे देश हैं जो पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं, तो इन्हीं 13 देशों का एक संगठन है जिसे हम ओपेक बोलते हैं। इसका मुख्यालय है वियना, ऑस्ट्रिया में। ठीक है दोस्तों, और इसमें जो 13 देश शामिल हैं वो कौन कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा उनके नाम, सऊदी अरब, अल्जीरिया, ईरान, इराक, कुवैत, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गबोन, गिनी और कांगो। तो ये 13 देश शामिल हैं और इन 13 देशों का एक संगठन है ओपेक और इसके नए महासचिव कौन बने हैं? हैतम अलघिस। अगला प्रश्न है, आरबीआई के किस पूर्व गवर्नर को बीजिंग में स्थित बहुउद्देशीय वित्त संस्थान एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? यानी दोस्तों एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त किए हैं? तो उनका नाम है उर्जित पटेल। कौन नियुक्त किए हैं दोस्तों? उर्जित पटेल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? उर्जित पटेल। ठीक है दोस्तों, और जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है इसका मुख्यालय है बीजिंग, चीन में। और उर्जित पटेल का जो कार्यकाल होगा वो होगा 3 साल का। याद रखिएगा कि जो उनका कार्यकाल है वो 3 साल का होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 गाइडलाइन के तहत जलीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों वह कौन सा राज्य है जिसने जलीकट्टू के आयोजन को मंजूरी दी थी? तो इस क्वेश्चन का जवाब है तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में मनाया जाता है जलीकट्टू, तो उसके आयोजन को मंजूरी दी है किसने? तमिलनाडु की सरकार ने। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा कि जो जलीकट्टू है ये तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी ग्रामीण इलाकों में एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्योहार पर आयोजित किया जाता है। और दोस्तों इस त्योहार में बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। किस त्योहार में? जलीकट्टू त्योहार में। कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के गंजम जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो दोस्तों ये जो गंजम जिला है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है
और इसने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2021 के दौरान यहाँ पर 450 बाल विवाह रोके गए थे, यानी 450 450 जो बाल विवाह थे वो इस जिले में रोके गए थे। इसके बाद इस जिले ने खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। बात आई है उड़ीसा की, तो राजधानी है क्या? भुवनेश्वर। और दोस्तों यहाँ के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल हैं। नवीन पटनायक यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। क्या कौन है दोस्तों? भरत सुब्रमण्यम भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों भरत से पहले मित्रबा गुहा पिछले साल नवंबर 2021 में 72वें ग्रैंड मास्टर बने थे, जबकि उनसे पहले संकल्प गुप्ता 71वें ग्रैंड मास्टर बने थे। तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। बात आई है दोस्तों यहाँ पर शतरंज की, तो शतरंज को रेगुलेट करने वाली संस्था का नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हम फिडे के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा। तो इसका जवाब है 26 दिसंबर को। दोस्तों हर साल वीर बाल दिवस कब मनाया जाएगा? 26 दिसंबर को। तो याद रखिएगा कि अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि हर साल वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 साल के लिए किस कंपनी को यह टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है? तो आंसर है इसका टाटा ग्रुप, यानी टाटा ग्रुप को दोस्तों आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप दी गई है। इससे पहले वीवो के पास ये स्पॉन्सरशिप थी, लेकिन अब वीवो से किसके पास चली गई है दोस्तों? टाटा के पास। ठीक है, यानी अब जो 2022 में आईपीएल होगा ये वीवो आईपीएल नहीं, बल्कि कौन सा आईपीएल होगा? टाटा आईपीएल होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लें। तो जो आईपीएल के अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल, उनके द्वारा ये घोषणा की गई है, या उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो टाटा ग्रुप को दी गई है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस यानी नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 जनवरी को। ठीक है, ये स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिन को याद करने के लिए मनाया जाता है, और ये 1984 में घोषित किया गया था यह दिवस। और दोस्तों बात करें अगर हम स्वामी विवेकानंद की, तो इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। ठीक है दोस्तों, इनके गुरु का नाम क्या है? रामकृष्ण परमहंस। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो उनका नाम क्या है? तो दोस्तों वो है कौन? क्रिस मॉरिस। तो क्रिस मॉरिस ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 T20 मैच खेले हैं। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गॉरसेटी को मनोनीत किया है? तो इसका जवाब है दोस्तों भारत। यानी भारत में राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किए जाएंगे आने वाले समय में? एरिक गॉरसेटी। तो जो बाइडेन ने इसकी मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के लिए आखिरी प्रयास में एक सुअर के दिल का प्रत्यारोपण किया है? दोस्तों अमेरिका का एक अस्पताल है जिसका नाम है मैरीलैंड अस्पताल। तो वहाँ के डॉक्टरों ने एक बहुत ही बड़ा कारनामा किया है कि एक सुअर के दिल को एक इंसान में प्रत्यारोपित किया है, और ऐसी घटना इतिहास में पहली बार हुई है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति को ये प्रत्यारोपित किया गया है दिल, वह व्यक्ति जीवित अवस्था में है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो मैरीलैंड अस्पताल है ये किस देश में है? अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए लीजेंड लीग क्रिकेट का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है झूलन गोस्वामी को। किसे? झूलन गोस्वामी को। तो झूलन गोस्वामी लीजेंड लीग क्रिकेट की एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घड़ियाल के संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के मौजूदा आकार को 3 गुना अधिक बढ़ाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है? तो दोस्तों ये जो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है ये है किस राज्य में? आसाम में। किस राज्य में है दोस्तों? आसाम में।
तो वहाँ की राज्य सरकार ने हाल ही में ये कहा है कि इस ओरांग राष्ट्रीय उद्यान में घड़ियाल का संरक्षण किया जाना है, इसलिए इस नेशनल पार्क का जो क्षेत्र है वो 3 गुना और अधिक बढ़ाया जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में है? आसाम में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? तो इसका जवाब होगा जापान और सिंगापुर ने। ठीक है दोस्तों, तो जो पासपोर्ट स्वतंत्रता को लेकर एक इंडेक्स जारी होता है जिसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स कहते हैं, तो उसमें पहले स्थान पर कौन सा देश है? जापान और सिंगापुर। ठीक है, और अगर हम भारत की बात करें यानी इंडिया की बात करें तो उसका स्थान है 83वां। पिछले साल इसका स्थान 90वां था, याद रखिएगा। इससे पहले 90 स्थान पर था, अब भारत 83वें स्थान पर आ गया है। ठीक है दोस्तों, और इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के जो पासपोर्ट हैं ये दुनिया के सबसे कमजोर पासपोर्ट के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने डीएसपी पद नियुक्त किया है? तो दोस्तों लवलीना बोरगोहेन का जो संबंध है वो असम राज्य से है। किस राज्य से है दोस्तों? असम राज्य से। तो वहीं की सरकार ने इन्हें क्या बनाया है? डीएसपी बनाया है। याद रखिएगा, लवलीना बोरगोहेन एक मुक्केबाज हैं। कौन है दोस्तों? मुक्केबाज। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्वा शर्मा, तो उनके द्वारा इन्हें डीएसपी पद दिया गया था। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत लगाया है? तो इसका जवाब है 8.3%। यानी विश्व बैंक ने भारत के लिए जो चालू वित्त वर्ष है उसके लिए भारत की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत लगाई है? 8.3%। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने यात्रियों को खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। यानी दोस्तों अगर रेलवे में यानी रेल में यात्रा करते समय अगर आपका सामान खो जाता है तो उसको ट्रैक करने के लिए भारतीय रेलवे ने कौन सा मिशन लॉन्च किया है? मिशन अमानत लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका जवाब है हर्षाली मल्होत्रा। यानी हर्षाली मल्होत्रा को 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें हर्षाली मल्होत्रा की तो इन्होंने 2015 की फिल्म बजरंगी भाईजान में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अली खान इस्माइलोव हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नॉमिनेट किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा कजाकिस्तान। यानी कजाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? अली खान इस्माइलोव। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं कौन? कसीम जोमार्ट टोकायेव। तो उन्होंने अली खान इस्माइलोव को कजाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। दोस्तों अगर हम बात करें कजाकिस्तान की तो यह मध्य एशिया में स्थित है। नूर सुल्तान इसकी राजधानी है और तेंगे कजाकिस्तान की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिरजू महाराज का निधन हो गया है, उनका संबंध किस नृत्य से था? तो दोस्तों बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है, उनका संबंध था कत्थक से। किस नृत्य से था दोस्तों? कत्थक नृत्य से था। और लखनऊ घराने से इनका संबंध था। और दोस्तों 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो असली नाम है वो है पंडित ब्रजमोहन मिश्र। और इनके जो पिता थे अच्छन महाराज, चाचा थे शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये भी एक कत्थक के नर्तक थे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बिरजू महाराज का हाल ही में निधन हो गया है और वो कत्थक नृत्य से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने विक्रम देवदत्त को किस एयरलाइन कंपनी का नया CMD नियुक्त किया है? तो आंसर है इसका एयर इंडिया। एयर इंडिया के जो CMD बने हैं वो कौन बने हैं? विक्रम देवदत्त। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि जो एयर इंडिया है उसको 2021 में टाटा ग्रुप ने फिर से खरीद लिया है। पहले ये सरकार के पास थी, अब टाटा ग्रुप ने इसे फिर से खरीद लिया है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरुष कैटेगरी में बेस्ट फीफा फुटबॉलर का अवार्ड 2021 का किसे दिया गया है? तो उनका नाम है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। कौन है दोस्तों?
रॉबर्ट लोवांडोव्स्की, जिन्हें बेस्ट फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें बेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी की, तो वो चुनी गई हैं एलेक्सिया पुटेलस, जो कि बार्सिलोना से खेलती हैं और ये स्पेन की हैं। दोस्तों, फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है उसका नाम है फीफा। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका? ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र का नाम क्या है, जहां रूस ने 6वां परमाणु रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है? तो दोस्तों, उस परमाणु संयंत्र का नाम है KNPP, यानी KNPP का मतलब है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो यहाँ पर रूस 6वें परमाणु रिएक्टर का निर्माण कर रहा है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पाकिस्तान टीम के किस खिलाड़ी को 2021 के लिए ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का कप्तान बनाया गया है? तो दोस्तों, उनका नाम है बाबर आजम। तो पाकिस्तान टीम के कैप्टन हैं कौन? बाबर आजम। तो उनको ICC के द्वारा जो चुनी गई मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर है उसका कप्तान भी बनाया गया है। याद रखिएगा कि जो ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर है, इसमें किसी भी भारतीय खिलाड़ी को नहीं चुना गया है। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, सुभाष भौमिक का जनवरी 2022 में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों, उनका संबंध फुटबॉल से था और वह फुटबॉल के एक कोच के रूप में काम कर चुके हैं। इसके अलावा वो एक अच्छे फुटबॉलर भी थे। दोस्तों, 1970 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली इंडिया टीम के वो पार्ट भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में कुल 26 ट्रॉफियां जीती हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति की लौ को लगभग कितने सालों के बाद बुझा करके राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में मिलाया गया है? तो ऐसा किया गया है दोस्तों 50 सालों के बाद, यानी 50 सालों के बाद ये किया गया है कि जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति थी उसको राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में विलीन कर दिया गया, यानी मिला दिया गया। दोस्तों, जो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक है इसका उद्घाटन 25 फरवरी 2019 को किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और जो अमर जवान ज्योति है इसका उद्घाटन किया गया था 1972 में 26 जनवरी के दिन, और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर है इसका 24 जनवरी। दोस्तों, हर साल 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है। इसकी थीम जरूर सुनिएगा 2022 की, तो इसकी थीम है चेंजिंग कर्स ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन। अगला प्रश्न है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्राइम मिनिस्टर को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये सम्मानित किया गया है शिंजो आबे को। दोस्तों, शिंजो आबे जापान के पूर्व प्राइम मिनिस्टर हैं और उन्हें 2022 में नेताजी पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो शिंजो आबे हैं उन्हें 2021 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को ICC पुरुष T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो उनका नाम है मोहम्मद रिजवान। दोस्तों, मोहम्मद रिजवान को ICC के द्वारा T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो ये पॉइंट आप याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है, किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब 2022 अपने नाम किया है? तो दोस्तों, ये बैडमिंटन से रिलेटेड खिताब है, सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब। तो इसको किसने जीता है? PV सिंधु ने जीता है। किसने जीता है दोस्तों? PV सिंधु ने, और PV सिंधु का यह दूसरा सैयद मोदी इंटरनेशनल खिताब है। अगर आपने अभी तक स्टडी कर को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें, बेल आइकॉन दबा लें दोस्तों। और इसके अलावा अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां से आप इसका PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कुल कितने लोगों को हाल ही में पद्म अवार्ड 2022 देने की घोषणा की है? तो 128 लोगों को 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें 128 पद्म पुरस्कारों की, तो इसमें 4 पद्म विभूषण हैं और 17 पद्म भूषण हैं। इसके अलावा 107 पद्मश्री अवार्ड हैं और 34 महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पद्म अवार्ड दिए गए हैं 2022 में। अगला प्रश्न है, 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब है दोस्तों 25 जनवरी को। तो 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। तो इस साल यानी 2022 में 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया है।
थीम क्या थी? चुनावों को समावेशी, सुगम और सहभागी बनाना। अगला प्रश्न है 9वीं राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप को किसने जीता है? तो इसको जीता है लद्दाख की टीम ने। ठीक है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसको जीता किसने है? लद्दाख ने जीता है। दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना और आईटीबीपी की कुल 6 टीमें इसमें शामिल थी, यानी कुल 6 टीमें थी, जिसमें से लद्दाख ने राष्ट्रीय महिला आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीता है। अगला प्रश्न है भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी सीपीआई 2021 में 180 देशों की सूची में 85वां स्थान किस देश का है? तो आंसर है इसका भारत। यानी दोस्तों भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी सीपीआई 2021 में भारत का स्थान क्या है? 85वां है, याद रखिएगा। और अगर हम भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान 25वें नंबर पर है, चीन 66वें नंबर पर है और पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। और दोस्तों याद रखिएगा कि भारत की 2020 में जो रैंक थी वो कितनी थी? वो थी 86वीं रैंक। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने नए जिलों के गठन को मंजूरी दे दी है? तो कितने नए जिले बनेंगे? तो 13 नए जिले के गठन की मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा 13 नए जिले बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से आंध्र प्रदेश में अब कुल कितने जिले हो जाएंगे? 26 जिले हो जाएंगे, क्योंकि 13 जिले अभी हैं और 13 जिले नए और बन जाएंगे, तो इस प्रकार से 26 जिले हो जाएंगे। ठीक है, वाईएस जगन मोहन रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्हीं के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अगला प्रश्न है खेलों में उत्कृष्टता के लिए नीरज चोपड़ा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रोवर हैं और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक में कौन सा मेडल जीता था? तो ये मेडल जीता था दोस्तों गोल्ड मेडल। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है और ये भारतीय सेना में राजपुताना राइफल्स में एक सूबेदार के पद पर भी काम करते हैं। अगला प्रश्न है किस देश ने हाल ही में ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू किया है? तो ये बिल लागू किया है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल को लागू किया है और इस बिल के आधार पर दोस्तों अगर ऑनलाइन किसी भी प्रकार की धमकी दी जाती है तो आप उसकी शिकायत ई सेफ्टी कमिश्नर के पास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है नीति आयोग ने ग्रेट निकोबार में कितने करोड़ रुपए की एकीकृत परियोजना को मंजूरी दी है और उसकी शुरुआत की है? तो दोस्तों ये जो परियोजना है ये है 72,000 करोड़ रुपए की और इसको कहां पर शुरू किया गया है? तो ग्रेट निकोबार में। दोस्तों इस परियोजना में मेगा पोर्ट बनाया जाएगा, एक हवाई अड्डा का परिसर बनाया जाएगा, 130 वर्ग किलोमीटर में शहर का विस्तार किया जाएगा, सौर और गैस आधारित बिजली बनाई जाएगी, यानी इसके संयंत्र बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो ग्रेट निकोबार है वहां पर 72,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है किसने? नीति आयोग ने। अगला प्रश्न है 28 जनवरी 2022 को किस महान स्वतंत्रता सेनानी की 157वीं जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों उनका नाम है लाला लाजपत राय। तो 28 जनवरी को हर साल लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है, तो इस साल यानी 2022 में 157वीं जयंती मनाई गई है। दोस्तों इन्हें पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता था और ये एक समाज सुधारक स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। ठीक है दोस्तों, और 28 जनवरी 1865 को पंजाब में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक यानी CMD कौन बने हैं? तो उनका नाम है पुष्प कुमार जोशी, यानी पुष्प कुमार जोशी HPCL के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा उनका कार्यकाल होगा 31 अगस्त 2024 तक। तो ये थे दोस्तों जनवरी 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी पर आप हमें फॉलो कर लें, बेल आइकॉन दबा लें जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।